हेलो स्टूडेंट्स। हमारा सांतत्य तथा अवकलनीयता जो 5th चैप्टर है उसमें हमने प्रश्नावली 5.6 तक कर लिए थे। तो अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में 5.7 एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और उदाहरण देखेंगे। तो जो अब हमें हमारा जो नया टॉपिक है वो है द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या चीज़ ये होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो बच्चों, द्वितीय कोटि के अवकलज में सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि का अवकलज क्या होता है। द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब हुआ कि प्रथम कोटि का अवकलज होता है कि अगर कोई फलन है y = f(x), तो प्रथम कोटि का अवकलज है हम एक बार जब उसका अवकलन करते हैं तो जो मिलता है मतलब dy/dx। ठीक है, या अगर फलन f(x) है तो f'(x), तो ये एक बार अवकलन कर दिया हमने तो वो प्रथम कोटि का अवकलज हो गया। द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन, उसका अवकलन हम क्या करते हैं, एक और बार कर दें तो वो द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी ये बात है। ठीक है, मान लो कोई फलन है y है, y = f(x) है, और इसका हम अगर अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, इसका क्या करें, अवकलन। ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर हम इसका अवकलन करें बच्चों तो होता क्या था, y क्या होता था, dy/dx ही तो होता था, और f(x) का अगर अवकलन करें तो हम f'(x) लिखते थे ना। लेकिन अगर इसी का हम अवकलन एक और बार कर दें, अब एकदम से इसका डबल अवकलन तो होगा नहीं, अगर हम पहले इसका अवकलन करें उसके बाद जो अवकलन आता है उसका एक और बार अवकलन करें, अगर मैं लिखूँगा पुनः क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक और बार अगर अवकलन मैं करूं तो इसको बच्चों, तो अवकलन मैं करूं तो क्या लिखूंगा, इसको किसका अवकलन कर रहा हूं मैं, देखो ज़रा, d/dx। अब जिस चीज़ का अवकलन करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं ना dy/dx। इधर तो ऐसे ही इधर भी अवकलन। तो बच्चों जब हम दूसरी बार अवकलन करते हैं तो उसको हम लिखते हैं, जब एक बार अवकलन होता है डैश, एक और बार अवकलन होगा तो उसे लिखते हैं डबल डैश। तो यहाँ पे हम लगाएंगे f'। ठीक है, एक बार अवकलन में डैश होता है, दो बार में डबल डैश होता है। तो d/dx मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अवकलन किया dy/dx। इसको लिखा कैसे जाता है बच्चों, देखो लिखने का जो तरीका होता है, लिखा जाता है ऐसे d2 मतलब d² y/dx², ऐसे लिखा जाता है। इसको तुम्हें लर्न करना है, याद रखना है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से। दो बार, एक बार अवकलन को लिखा जाता है dy/dx, दूसरी बार अवकलन भी अगर हमने कर दिया तो उसको लिखा जाता है d2y/dx², मतलब d के ऊपर स्क्वायर आता है और इधर x के ऊपर स्क्वायर आता है। ठीक है, d² y/dx², ये लिखने का तरीका है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। तो हमने क्या समझा कि अगर हम किसी का एक बार अवकलन करते हैं तो वो जो हमने पहले पढ़ा था वही सब अवकलज हो गया। ठीक है, लेकिन उसी का अवकलन एक और बार कर दें हम तो वो कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो बस यही था द्वितीय कोटि का अवकलज में, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और तुम्हें थोड़ा एक चीज़ बतानी थी कि लिखने का तरीका। ठीक है, लिखने के तरीके क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर फलन अगर हमने y के रूप में लिखा है, ठीक है, y है, तो उसका अगर एक बार अवकलन करते हैं तो वो होता है y dy/dx। ठीक है, और एक और बार इसका अवकलन कर देंगे बच्चों तो ये हो जाता है d² y/dx²। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और भी है। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। y है, अगर इसका एक बार अवकलन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y1, और एक और बार अवकलन कर दें तो इसको लिख देते हैं y2। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है। dy/dx भी लिख सकते हो और y1 भी लिख सकते हो, और फिर एक और बार करते हैं तो ये लिखते हैं d2 y/dx², ये y2। ये वाला इंपॉर्टेंट है तरीका, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के तुम्हें बहुत बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे कि इन चीज़ों को अगर हम लिखते रहेंगे ना बार बार तो हमको बड़ी परेशानी होने वाली है। इनको बार बार हम dy/dx d2 y/dx² लिखेंगे, और अगर हम y1 और y2 लिखेंगे तो देखो हमको कितनी आसानी होगी। तो मैं इसका यूज़ करने जा रहा हूँ आगे। ठीक है ना कहीं मैं इसका यूज़ भी करूँगा, y1 y2 का, इसका भी करूँगा। ठीक है ना, लेकिन इसका यूज़ भी करूँगा, तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। एक और भी होता है y से, मतलब y के ही तीन तरीके हैं। ठीक है, y को ही अवकलन करके लिखने के तीन तरीके हैं। एक और तरीका होता है डैश वाला, y'। ठीक है, एक बार अवकलन मतलब y' लिख सकते हैं, और दो बार अवकलन मतलब y" लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये है, 3 तरीके हो गए, ठीक है। एक बार अवकलन dy/dx, और ये और एक तरीका ये भी लिखने का 1 और 2 नंबर लिखे जा रहे हैं नीचे, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे, और एक तरीका डैश का है, y इसमें डैश बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी फलन y में ना लिखा हो और ऐसे लिखा हो f(x) में लिखा हो, तब क्या करते हैं, तब तो आसानी है, क्या एक बार होगा तो f'(x) होगा, ठीक है ना, और दूसरी बार अगर चेंज करना होगा उसको तो क्या होगा, f'(x). तो ये मैंने तुम्हें एक निरूपण करने का इसका तरीका बता दिया कि इसको कैसे किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक आसान सा एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम करेंगे। ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, मान लो y बराबर sin x ले लेता हूँ, ठीक है, y = sin x, ठीक है। तो मैं अब इसका अवकलन, अब पूछा गया क्वेश्चन में कि इसका 2 बार अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है। तो dy/dx, जब हम एक बार इसका अवकलन किया तो sin x का अवकलन कितना होता है, cos x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे दूसरी बार, ठीक है। तो यहाँ पे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसी लैंग्वेज हम लिखते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो पुनः करो तो अब क्या लिखा जाता है, dy/dx है ना, तो इसको लिखेंगे d²y/dx²। तो cos x का अवकलन कितना होता है बच्चों, -sin x। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हें ये आंसर मिल गया है कि इसका तुम्हें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना था। पहले प्रथम का करते हैं और फिर द्वितीय का। कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये लिखा है y और इसका सीधा द्वितीय कोटि का निकल जाए, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले प्रथम का करना ही पड़ेगा और फिर उसका एक और बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम्हें ये तो कम से कम पता चल गया होगा कि अब इस एक्सरसाइज में यही होने वाला है कि तुम्हें अवकलन 2-2 बार करना है। तो लेकिन करने सब वही पुराने जो मैंने मेथड बताया ना, उन सब से ही करना। कोई तुम नया अवकलन यहाँ पे नहीं सीख रहे हो बिल्कुल भी कि किस तरीके से करना है, ठीक है। वही सब श्रृंखला नियम लगेंगे, अस्पष्ट फलन होंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें तुमने पीछे सब फॉर्मूले पढ़े हैं, sin x, cos x, log x, e⁻x, x⁻n, वही सारे लगने वाले हैं। बस ये कि एक बार करना फिर दोबारा कर देना, ठीक। उससे कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा बड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक बार करोगे मान लो बड़ा सा आंसर आएगा, फिर दूसरी बार करोगे फिर उसका भी करना पड़ेगा, लेकिन है सब पुराना ही है। तो अब किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। अब हम इसके उदाहरण करेंगे। तो नेक्स्ट जो उदाहरण 38 है, अब इसके उदाहरण शुरू करते हैं। यदि y = x³ + 10x दिया है तो d/y/dx² ज्ञात करो, मतलब इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना। तो जैसा कि बच्चों मैंने तुम्हें बताया, इसका 2 बार अवकलन कर देना है, ठीक है। तो इसका अगर हम हल लिखें तो ये प्रश्न में दिया है y = x³ + 10x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका है, सबसे पहले तुम ऐसा लिखोगे कि क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम अवकलन कर दो, क्या लिखेंगे इसे, y का अवकलन कर दो बच्चों। तो ये तो इधर तो dy/dx ही लिखते हैं, ठीक है। x³ को हम क्या हो जाएगा अवकलन, अवकलन करना आता है 3x², और 10x का अवकलन कितना होता है बच्चों, 10x का अवकलन हमने फार्मूला पढ़ा होगा, 10x का होता है sec²x। तो सिंपल है, हो गया। अब क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलन हम दोबारा से निकालना, तो इसलिए हम पुनः क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोबारा से हम अवकलन कर देंगे। तो पुनः अगर x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो अब देखो क्या हो जाएगा। अब दूसरी बार करेंगे तो यहाँ कितना लिख जाएंगे, d2y/dx², ऐसे लिखा जाता है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है ना। और अवकलन करो, आसान है अवकलन करना, 3 तो गुणा में ऐसे ही रहेगा, x² का अवकलन हो जाएगा। तो 2 आगे आ जाएगा ना, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6x हो गया, 3 दूनी 6x हो गया। नेक्स्ट है इसका अवकलन। अब क्योंकि तुम्हें अवकलन ये सब बताया जा चुका है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अब इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि अब बात करते हैं sec²x की। तो तुम्हें बता रखा है ना, ये स्क्वायर sec²x, मतलब ये क्या है, किसी का sec²x का मतलब क्या होता है, sec(x) का होल स्क्वायर है। तो ये भी एक तरीके से कौन सा है, श्रृंखला नियम लगेगा ना, यहाँ पे संयोजी फलन है। इसको हमने एक तरीके से x समझना था पूरे के पूरे को, ठीक है ना। तो x² का अवकलन कितना होता है, 2x। तो sec²x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 sec(x) हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझा मैं यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन अब लिख नहीं रहा हूँ इतना ज़्यादा, तुम तो पूरा लिखोगे इसमें आगे, ठीक है ना। 2 sec(x), इसके बाद चेन रूल लगेगा ना, x² का 2x था, लेकिन x की जगह पे जो चीज़ होती है उसका भी अवकलन होता है, तो sec(x) का भी अवकलन होगा बच्चों। तो चलो मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे श्रृंखला नियम लगाते हुए कि
अब अवकलन किसका होगा, सेक एक्स का भी अवकलन होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स का तो 2 सेक एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर साथ में चेन रूल लगेगा यहाँ पे, श्रृंखला नियम, तो सेक एक्स का भी अवकलन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेक एक्स का भी अवकलन हो जाएगा बच्चों। क्या होता है सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही होता है। तो बस ये इसका आंसर है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। ढंग से मतलब सेक एक्स गुणा सेक एक्स, 2 सेक एक्स की गुणा हो रही है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 10x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो बस क्या समझ में आया तुम्हें, क्या करना है इसमें, एक बार अवकलन, फिर जो आया उसका दोबारा से अवकलन। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन भी हैं इसमें, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बल्कि। ठीक है, तो अगर वो वाले करने हैं तो कैसे करने हैं, वो करने ऐसे ही है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों नेक्स्ट जो उदाहरण है, यदि y बराबर a sin x प्लस बी कॉस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो तुम देखोगे ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है वही, इसमें भी क्या द्वितीय कोटि का अवकलज आया है, तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तुम्हें क्या करना है, इसका बायां पक्ष लेना है। ठीक है ना, बायां पक्ष लेना है और बाएं पक्ष में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मतलब y की वैल्यू तो हमें पता है a sin x प्लस बी कॉस एक्स, वो रख देंगे, लेकिन ये जो दूसरी वाली वैल्यू वो पहले निकालनी पड़ेगी। मतलब y का एक बार अवकलन करेंगे, फिर दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो जब हम वो वैल्यू इसकी मदद से सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो वो हम इस जो हमें सिद्ध करना है उसके बाएं पक्ष में हम वो वैल्यूज़ रखेंगे और उसको हम बाएं पक्ष को हम कितना लाने की कोशिश करेंगे, 0, तो दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कैसे करने। y की मदद से डी वाई बटे डी एक्स, किसी किसी क्वेश्चन में बच्चों डी वाई बटे डी एक्स भी होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें वहाँ डी वाई बटे डी एक्स भी रखना पड़ेगा, y भी रखना पड़ेगा, ये भी रखना पड़ेगा, तब हमें बाएं पक्ष को पूरे को सॉल्व करके दाएं पक्ष के बराबर लाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा वैल्यूज़ पुट करके बाएं पक्ष में और तभी ये क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा इस वाले तरीके से बहुत लेंदी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनका तरीका थोड़ा दूसरा है, जो कि अभी 1-2 एग्जाम्पल के बाद आएगा तो मैं समझाऊंगा कि क्यों उनमें हम ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इस वाले को समझ लेते हैं कि ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हल हम करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बच्चों, y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, हमें वैल्यू उसकी रखनी डबल बार की, लेकिन डबल बार का निकालने के लिए एक बार सिंगल बार तो हमें अवकलन करना ही हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, तुम लोग इसे लिख लेना। ठीक है, मैं बार बार इस बात को नहीं लिख रहा हूँ। तो बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो साइन एक्स का अवकलन, ए तो गुणा में ही रहेगा, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, बी भी कांस्टेंट है, गुणा में ही रहेगा, और इंटू कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। तुमने इतने बार अवकलन अब कर लिया है पीछे कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो तुम्हें अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, अब एक और बार अवकलन कर लेते हैं इसका। इसको ढंग से लिखना, थोड़ा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ए कॉस एक्स, ढंग से यही लिख सकते हो कि माइनस यहाँ पे लिख दोगे ना, माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसका एक और बार अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू तो निकली थी। ठीक है, एक और बार अवकलन कर दो तो कितना हो जाएगा, ए और कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, माइनस साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, हो चुका है, बस ये कि लिखने वाली बात है, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। तो हमने बच्चों ये निकाल लिया। ठीक है ना, और y की वैल्यू हम पे पहले से थी, यही तो हमें बाईं तरफ रखना था। ठीक है, तो अब हम लेफ़्ट हैंड साइड जो हमें सिद्ध करना है उसका हम बायां पक्ष लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो जो हमें सिद्ध करना है उसका हमने बायां पक्ष हमने लिया लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम देखेंगे इसे दाएं पक्ष लाने की कोशिश करेंगे। तो हम वैल्यूज़ रख देते हैं। सबसे पहले हमने रखी वैल्यू d2y बटे डी एक्स स्क्वायर की, फिर हम y की वैल्यू भी रख देते हैं, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो अब माइनस ए साइन एक्स से प्लस का ए साइन एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, माइनस बी कॉस एक्स से प्लस का बी कॉस एक्स भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, 0 बराबर राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो अतः क्या हो जाएगा, सिद्ध हो गया एक तरीके से कि d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ गई तो ये 0 हमने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। तो इसके बाद बच्चों अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें 40, यदि ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू दे रखा है हमें तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। इस बार y और इसके अलावा dy/dx भी यहाँ पे आ गया। करने का तरीका तुम्हें पता ही है बच्चों, वही करना है इसमें। क्या, इसमें एक बार अवकलन, दो बार अवकलन करना है। उसके बाद वो जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो इसके बाएं पक्ष में हम रख देंगे और वो सब हल करके 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कुछ समझाने की ज़रूरत है, तो कर लेते हैं लेकिन इसको भी। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका एक बार, पहली बार। तो 3 तो किस में है, इंटू में है। ठीक है, तो 3 रहेगा। e की घात x का अवकलन कितना होता है बच्चों, e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है। ठीक है, तो e की घात x का अवकलन e की घात x, तो e की घात 2x का अवकलन भी e की घात 2x। लेकिन अब ये जो 2x है, क्योंकि तुम्हें पता है ना e की घात x का अवकलन e की घात x होता है, लेकिन x की जगह पे जो दूसरी चीज़ है फिर उसका भी अवकलन होता है ना, ये श्रृंखला नियम तुमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2x का भी अवकलन होगा। 2x का अवकलन कितना होता है बच्चों, 2 इंटू एक्स, एक्स का अवकलन 1 होता है ना, तो 2 इंटू 1 मतलब इंटू 2। आया समझ में, ये इसका अवकलन हुआ है। ठीक है, 2x का भी अवकलन हुआ है, तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में समझा दिया है, लिखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे e की घात 3x का अवकलन करेंगे, 2 तो गुणा में रहेगा, e की घात 3x का अवकलन e की घात 3x, लेकिन क्योंकि श्रृंखला नियम है 3x का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया ना, e की घात 2x का अवकलन। ये तुमने किए भी तो होंगे जो e वाली एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब लिख, अवकलन तो हो चुका, बस लिखने का तरीका है कि थोड़ा लिख देते हैं ढंग से। 3 दूनी 6 e की घात 3x। ठीक है, हम चाहें तो अब 6 को क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इसे रहने ही देते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इसको एक और बार अवकलन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो dy/dx आ गया, एक और बार करना पड़ेगा यहाँ पे रखना में, तो एक और बार करेंगे तो d2y/dx²। सेम ऐसे ही होगा, e की घात x का अवकलन है, और इसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो रही हमें कि मतलब बार बार, अभी देखो छोटा सा ही मिला, इसका अवकलन करके इतना ही छोटा मिला, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर अवकलन करेंगे, फिर भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, 6 इंटू फिर e की घात 2x, और 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऐसे ही सेम यहाँ पे 6 इंटू e की घात 3x ऐसे ही रहेगा, और 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3। तो हम अवकलन करके लिख देंगे, 6 दूनी 12 e की घात 2x और प्लस 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 e की घात 3x। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हमें y की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही थी, dy/dx भी हमने निकाल दिया एक बार अवकलन करके, और डबल बार अवकलन करके हमने d2y/dx² भी हमने निकाल दिया। तो तीनों वैल्यू जब हमें पता चल चुकी हैं तो हम कहाँ पे रख देंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसके हम कहाँ पे रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, बायां पक्ष। तो क्या बायां पक्ष है, जो हमें सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष है d2y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y, ये इसका बायां पक्ष। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ है तो दिख रहा होगा तुम्हें, यहीं पे लिखी है, तो मैं लिख देता हूँ 12 e की घात 2x प्लस 18 e की घात 3x। ठीक है, माइनस 5 इंटू dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू ये है, लेकिन -5 बाहर पे है तो हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे तब वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि -5 भी है बाहर पे, तो ब्रैकेट लगा के मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। ठीक है, 6 e की पावर 3x ये हो गया, और प्लस अभी एक और भी बचा है, प्लस 6 इंटू वाई। ठीक है, y की वैल्यू भी रखनी है, y की वैल्यू रख दो 3 e की पावर 2x, ये भी ऐसे ही हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। अब तुम्हें पता है कि ये सब हमें सॉल्व करके कितना लाना है, 0, तो जो इजीली आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है,
जीरो लाना, उसके लिए हमें बस ये मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी पहले, ये 5 की ये ब्रैकेट मतलब तुम्हें हटाने पड़ेंगे। तो 5 की गुणा करो, 5 छः 30, एक की घात 2x, -5 की 6 से करी ना -30, -5 गुणा 6 फिर से, तो फिर से माइनस कितना हो जाएगा 30 e की पावर 3x हो जाएगा इस बार। अब 6 की गुणा करो अंदर, कितना हो जाएगा 6 3 18 e की पावर 2x और 6 दूनी 12 e की पावर 3x। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करो आपस में और सबके सब ये कट जाएंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करें, किन को आपस में जोड़ घटा सकते हैं, e की घात 2x एक जैसे, e की घात 2x, e की घात 2x, e की घात 2x, ठीक है ना, इनको ही हम आपस में कर सकते हैं ना पहले। तो देखो ये प्लस के 12 और 18 कितने हो गए, 18 और 12 30, e की घात 2x हो गया ना, ये माइनस का 30, तो 30 से माइनस का 30 गया 0। और ऐसे अब e की घात 3x वाले देखो, 18 e की घात 3x और 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, वैसे ये 30 माइनस 30 ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। मैं लिख लेता हूँ एक बार बस, 18 और 12 ये कितना हो गया 30 e की घात 2x, और इसके साथ में ये माइनस वाला लिखता हूँ 30 e की घात 2x। ऐसे ही 18 और 12 ये भी 30 e की घात 3x माइनस 30 e की घात 3x, तो ये कट के 0 बराबर के आ गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये सिद्ध हो गया। अतः क्या हो गया, जो भी हमें दिया था ये लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड थी 0, ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें बच्चों ये लास्ट इसका उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण 41, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए, इस तरीके से ये गिवन है। तो हम अगर नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जो मैंने तुम्हें मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसका एक बार अवकलन करेंगे dy/dx निकलेगा, दूसरी बार करेंगे तो d2y/dx² निकलेगा, और हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे dy/dx की वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे, और इसको पूरे को सॉल्व करके और 0 आ जाएगा, ठीक है। यही तो मैंने मेथड बताया था। तो ये बिल्कुल भी गलत मेथड नहीं है, ये सही है मेथड, लेकिन हम यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। और क्यों ऐसा होगा तो ये मैं समझाऊंगा कि कब ऐसा करना है, कब पहले जैसा करना है। तो उसके लिए पहले वाला एग्जाम्पल भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो बच्चों, जो उदाहरण 39 है और 40 है, ठीक है, ये भी वैसे ही थे, तो इसमें क्यों वैसा नहीं किया। तो इसका अवकलन अगर हम देखेंगे, इसमें था साइन एक्स और कॉस एक्स, तो जिसका अवकलन बहुत इजीली साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, ठीक है। कुछ बटे वगैरह का भी कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा भी इसका अवकलन हो सकता है कॉस एक्स का साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, तो ईजीली ये क्वेश्चन हो गया था। ऐसे ही अगर हम ये वाला भी देखें तो इसका भी जब हम अवकलन कर रहे थे पहली बार भी करेंगे, e की पावर 2x का अवकलन बहुत इजीली हो जा रहा था, ठीक है, e की घात 2x ही होता है, ठीक है ना, और उसके बाद इनटू करना पड़ रहा था। ऐसे ही उसका दोबारा करें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें अवकलन करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी 2 बार भी, तो इस वजह से हम वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले में क्या दिक्कत है बच्चों, इस वाले में हम क्यों नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो किस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। इसमें इस वजह से दिक्कत हो सकती है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो एक बार तो कितना होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत जो है वो इसकी वजह से कि इसका अवकलन जो ये आया, इसका जब हम दोबारा अगर अवकलन करेंगे तो दोबारा अवकलन करने में हमें थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि अवकलन एक तो ये बटे का है, ठीक है, दूसरा बटे के साथ साथ वर्गमूल, ये दो चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं, ठीक है ना। वर्गमूल भी परेशान करता है, साथ में बटे में अगर है भाग में है तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका जब हम अवकलन करेंगे तो वो एक तो वो दिक्कत आएगी, ठीक है। और उसके बाद इस वर्गमूल मतलब तुम्हारा जो आंसर है dy/dx, देखो यहाँ पे वो वर्गमूल में आया ना, तो हमें यहाँ रखना भी वर्गमूल में ही पड़ेगा, बटे में रखना पड़ेगा। ऐसी जो d2y/dx² निकलेगा, वो जो भी निकलेगा वो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। फिर वर्गमूल में इन चीज़ों को सॉल्व भी करना पड़ेगा, बटे में सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो कि बहुत ही हमें दिक्कत होने वाली है जिससे, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें कि अवकलन करने के बाद काफ़ी बड़ी सी चीज़ आ रही हो, बटे में चीज़ आ रही हो, ठीक है, वर्गमूल में आ रही हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है वो मैं अभी कराता हूँ। इसमें बच्चों क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स गिवन है।
तो अब हमारा जो ये वाला मेथड है, ठीक है ना, ये मेथड में हम बाएं पक्ष में ये सब वैल्यू रख के और दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध नहीं करते हैं, ठीक है। बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष इस तरीके से हम नहीं करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू करके इसको करें, ठीक है। इस ये तरीका कौन सा बच्चों, ये तरीका ये है, इस तरीके में हम ऐसे करते हैं कि इस तरीके में हमें जो दिया होता है ना, इसी को हम आगे कुछ सॉल्व करते रहते हैं और हमारा ना ये आंसर आ जाता है, ये सिद्ध करने वाला है, यही चीज़ हमें मिल जाती है। मतलब इसी को हम आगे करते रहते हैं। क्या करना चाहिए हमें, यही कि एक बार अवकलन फिर दूसरी बार अवकलन, यही सब चीज़ें करेंगे इसी में ही, ठीक है ना, इक्वल टू में ही, इसी में। इसको ही जब हम आगे आगे इसी तरीके से करते जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमको यही चीज़ इक्वल टू जीरो, मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ और इक्वल टू जीरो, इस तरीके से हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका ये भी है। तो यहाँ पे हम इसी को अप्लाई करेंगे, ना कि हम पहले एक बार अवकलन निकाल के फिर दूसरी बार निकाल के और सीधा यहाँ रख के, वो वाला मेथड हम नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें थोड़ा एक चीज़ बता दूं कि हमारा आंसर, अब मैं इसमें ना थोड़ा सा, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बोली थी कि मैं कहीं कहीं पे किसी क्वेश्चंस में जो d2y/dx² है dy/dx है ऐसे नहीं लिखूँगा क्योंकि लिखने में परेशानी होगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसको हम और क्या, ये और क्या हो सकता है। ध्यान से देखो, ये 2 बार अवकलन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, y2। और जो एक बार अवकलन होता है उसको क्या लिखते हैं बच्चों, y1, ठीक है ना। ये तो लिखते ही हैं, लेकिन साथ में अगर एक बार y का एक बार अवकलन हो तो मैंने तुम्हें बताया था ना, उसे y1 भी लिखते हैं, और दूसरी बार अवकलन तो y2। तो एक तरीके से तुम ये भी सोच सकते हो कि हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है 1 - x² y2 - x y1 = 0, ये सिद्ध करना। अगर मैं ये भी ला दूँ तो बात यही है। तो बार बार इतनी बड़ी चीज़ें ना लिखने पड़े, तो अब मैं जब भी एक बार अवकलन करूँगा तो y1 लिखूँगा और 2 बार अवकलन में y2 लिखूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो करो y का अवकलन, मैं dy/dx नहीं लिख रहा हूँ, एक बार अवकलन करने पे मैं लिखूँगा y1, इससे हमें लिखने में भी आसानी होगी, ठीक है। साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है बच्चों, 1/√1 - x², ठीक है। अब जो मैंने बोला कि दिक्कत होती थी हमें बटे से, दिक्कत होती थी हमें वर्गमूल से, तो ये सब बटे और वर्गमूल वाली परेशानी हम ख़त्म करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। और तुम्हें पता ही, हम इसी को अभी आगे हमने सॉल्व करना है और ये आंसर भी लेके आना है, ठीक है। तो हम इसके लिए बच्चों अब क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो बटे, सबसे पहले हम बटे की समस्या समाप्त करते हैं। तो बटे की समस्या समाप्त करने के लिए जो ये चीज़ है बटे में, इसको हम उधर ले जा लेते हैं, ठीक है। अभी अवकलन नहीं करना है, अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, कि हमें अगली बार जब हम अवकलन करें तो हमें आसानी हो। अभी द्वितीय बार अवकलन एकदम से नहीं करेंगे बच्चों, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा बनाएंगे कि जिससे हमें अवकलन करने में आसानी। तो पहली हमने आसानी जो मतलब हमारी मुश्किल थी उसको हमने हटा दिया है, बटे वाला, अब हमारा बटे वाला चक्कर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब दूसरी मुसीबत क्या थी हमारी, दूसरी थी कि वर्गमूल। तो अभी भी हम अवकलन नहीं करेंगे, उससे पहले ये दूसरी मुसीबत को भी हटा देते हैं। तो दूसरी मुसीबत को हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम दोनों ओर क्या कर दें, वर्ग कर दें, ठीक है ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर हम दोनों वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल वाली मुसीबत से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब इधर की साइड वर्ग करेंगे तो y1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, y1 का वर्ग, और जब 1/√1 - x² इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा ना, 1 - x²। तो हम जो वर्गमूल को हटाना चाहते थे बच्चों, वो भी हमने हटा दिया है, ठीक है। और 1 का वर्ग तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, 1 ही होता है। तो इस तरीके से अब हमने बटे वाली और वर्गमूल वाली समस्या से हमने निजात पा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका अवकलन पुनः अब करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे dy/dx लिखता जाता तो हमें कितना बड़ा तुम्हें लिखना पड़ता है, dy/dx का होल स्क्वायर। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी। अब फिर दोबारा करेंगे तो भी परेशानी होगी ना, इसलिए मैंने y1 y2 लिखा। तुम भी इसमें एग्ज़ाम में इस तरीके से लिख सकते हो। अब जब दोबारा अवकलन करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो कि दूसरी बार अवकलन कैसे होगा, खासकर बाईं तरफ। दाईं तरफ का तो तुम्हें पता है कि दाईं तरफ 1 का अवकलन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो और हमें राइट साइड में 0 चाहिए, वो तो आ गया। अब इधर वाली चीज़ हमको सारी ये चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इसका अवकलन होना, तो बच्चों ध्यान से देखो पहले यहाँ पे कैसे होगा, ध्यान से देखोगे। अगर तो ये चीज़ है ना, जो ये
ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और ये जो दूसरी वाली चीज़ है, ठीक है, ये दूसरी वाली चीज़ है, ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन, मतलब दो फलन गुणा में है, ठीक है ना, दो फलन गुणा में, तो गुणा वाला रूल यहाँ पे लगेगा कि पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन, ठीक है। तो मैं वो रूल लगाता हूँ, ध्यान से इसको समझते जाना। पहला फलन मतलब y1 का स्क्वायर गुणा दूसरे का अवकलन, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2x। तो इतना समझ में आ गया आपको, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दूसरा फलन। अब इसको भी समझ जाना ज़रा, इनटू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले फलन का अवकलन, ठीक है। वैसे समझ में मेरे ख्याल से तुम्हें तुरंत आ जाएगा। इसका अवकलन कैसे करेंगे बच्चे, इसका अवकलन मतलब y1 है ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, y1 नहीं है, x है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो y1 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y1 हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता आ गया होगा समझ में क्यों किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, वाई स्क्वायर का होता है 2y, y1 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y1, यही तो होगा। लेकिन बच्चों जब यहाँ पे x की जगह कोई दूसरी चीज़ आती है, x की जगह पे कोई दूसरी चीज़ आती है, तो उस दूसरी चीज़ का भी तो अवकलन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी x की जगह पे जब यहाँ पे y होता है तो y का अवकलन होता है dy/dx। अभी लेकिन y नहीं है, यहाँ पे y1 है, y1 का मतलब dy/dx पहले से y का एक बार अवकलन हो चुका है। तो अब हमें y1 का अवकलन करना है, तो खुद ही सोचो बच्चों y1 का अवकलन कितना होता है, y1 का अवकलन y2 ही तो होगा, ठीक है। y का अवकलन y1 होता है, y1 का अवकलन y2 होता है। तो इस चीज़ को फिर से समझ लो, क्या एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है ना, तो ऐसे उसी प्रकार से y1 स्क्वायर का अवकलन 2y1 होगा, श्रृंखला नियम लगेगा, तो y1 का भी पुनः अवकलन हमें करना पड़ेगा, जो यहाँ पे चीज़ रहती है। तो y1 का दोबारा से अवकलन y2 होता है, तो हम यहाँ पे इन टू में क्या लिखेंगे, y2 भी लिखेंगे। तो ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ गई, लगभग क्वेश्चन हो गया। और बच्चों 1 का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। बस अब हमें कुछ जो हमें ये प्रूफ करना है ना, कुछ इस तरीके से हमें इसको लाने की कोशिश करनी है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई इसको ढंग से लिख देते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं y1 स्क्वायर की -2x से, तो कितना हो जाएगा, ढंग से लिख देते हैं -2x y1 स्क्वायर, ठीक है ना, -2x y1 स्क्वायर ढंग से लिख दिया। यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास रहने देना है इसको ऐसे ही, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, जो चीज़ लानी है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे देखो, एक तो तुम्हें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा y2 से होनी चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा y2 से है ना। एक्स्ट्रा चीज़ जो बच रही है वो कितना बच रहा है 2y1 ना, बाकी देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा y2 आ गया ना। ऐसे ही इधर चाहिए तुम्हें x y1, तो x भी है y1 भी एक मिल जाएगा, तो बचा एक y1 बचा, और कितना बचा -2, माइनस भी चाहिए, कुल मिला के 2y1। तो 2y1 यहाँ पे भी नहीं चाहिए, 2y1 यहाँ पे भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस 2y1 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों 2y1 हम कुल मिला के देखेंगे ना, सिद्ध करना क्या है, ठीक है, तो वहीं से हमें पता चलता जा रहा है। तो हम 2y1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों 2y1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा -xy1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है। 2y1 कॉमन आ भी तो रहा है, ठीक है, 2y1 तुम केवल ये भी देख सकते हो कि कॉमन आ क्या रहा है, ठीक है, ये तो मैंने केवल ऐसे ही समझाया ना तुम्हें, तुम केवल इतना देख लो कि कॉमन क्या आ रहा है, तो तुम्हें साफ पता चल रहा है कि एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है y1, यहाँ पे y1 स्क्वायर है, यहाँ पे y1, तो ये कॉमन आ रहा है। ये हमारा आंसर है, देखो ध्यान से, जो सिद्ध करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और माइनस एक्स y1, वो तो ढंग से लिख लेंगे, इससे पहले इसे लिख लेंगे फिर इसको, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये y1 तो 2 0 नहीं होगा, y1 भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अतः क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है, इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो आगे बच्चों, तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन होते हैं, और ये छोटा मेथड है, तुम देखोगे तो ये कितनी जल्दी से ये हो गया है, और उस दूसरे वाले से करोगे तो बहुत ही दो पेज में कम से कम ये जाएगा।
के उदाहरण तो पूरे हो चुके हैं। अब प्रश्नावली जो इस पे रिलेटेड है 5.7 उसमें क्वेश्चन है, उसमें टोटल क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो 17 में भी क्वेश्चन कैसे हैं। 17 में जो प्रश्न नंबर 1 से लेके और 10 तक के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, 1 से लेके और 10 तक में मतलब तुम्हें केवल सेकेंड ऑर्डर मतलब तुम्हें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना, बस पहले से और 10 तक ही लिखा भी है, 1 से और 10 तक के क्वेश्चन है। मतलब तुम्हें 2 बार अवकलन करना है इन सबका, पहले एक बार करना है फिर दूसरी बार कर देना, एक बार करना है दूसरी बार। तो ये तुम इजीली मेरे ख्याल से कर लोगे। फिर भी मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन में तुम्हें करा दूंगा, ठीक है, लेकिन 1 से 10 तक समझ लो कि तुम्हें 2 बार अवकलन करके और उनकी वैल्यू निकाल देनी है बस। इसके बाद जो 10 के बाद जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताए थे। जो थोड़े से अलग से टाइप के कुछ भी लगेंगे तो वो मैं तुम्हें कुछ इसमें अब करा रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे टफ तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो tan इनवर्स x का अवकलन निकालना है, तो इनमें मान लेना पहले अपने से इनको कुछ, ठीक है ना। तो मैं इसको y मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखा है ना कि tan इनवर्स x, ऐसे ही लिखे हैं ये सारे के सारे। तो उनको कुछ ना कुछ तुम्हें खुद से मानना पड़ेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसका एक बार अवकलन करो बच्चों, तो dy/dx कितना हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x², यही तो होता है ना। अब नेक्स्ट हम इसका एक और बार अवकलन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ा हुआ होगा वैसे तो। क्या लगता है कौन सा वाला रूल लगाना चाहिए इसमें? जो रूल लगाओगे तुम, ठीक है, ये दरअसल ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। तो मैं तुम्हें बताऊं, नॉर्मली अगर तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो तुम जो रूल लगाओगे वो लगाओगे भाग वाला ही, ठीक है। जब तुम्हें कुछ नहीं आएगा तो तुम ये सोचोगे कि ये ऊपर वाला फलन है और ये नीचे वाला फलन है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यही तो रूल लगता है कि नीचे वाले जो नीचे हर में होता है उसका वर्ग करते हैं ना। हर में जो होता है उसका क्या किया जाता है, वर्ग करते हैं। मैं थोड़ा बटे वाले में थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ दे रहा हूँ कि इस टाइप वाले अगर 1/, कुछ में आते हैं ना अगर क्वेश्चन ऐसे, तो तुम किस तरीके से करोगे, ठीक है। बटे का तुम्हें वैसे तो रूल पता है ना, तुम ऐसे ही करते हो। नीचे जो हर होता है उसका क्या कर देते हो, वर्ग कर देते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रूल लगाते हो कि ऊपर वाले का अवकलन गुणा नीचे वाला, ऐसे ही तो करते हो। ऊपर वाले का अवकलन ऊपर कितना है 1 है, तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 और गुणा नीचे वाला, यही तो किया जाता है बच्चों। देखो मैं भाग वाला रूल लगा रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले का वर्ग किया है, ऊपर वाले का अवकलन होता है पहले, लेकिन ये ध्यान रखना पहले किसका अवकलन होता है, पहले ऊपर वाले का ही होता है, क्योंकि बीच में माइनस आता है ना, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले ऊपर वाले का अवकलन गुणा इस नीचे वाले को, ऐसे ही लिख देते हैं। फिर होता है माइनस, फिर किसका अवकलन करते हैं, नीचे वाले का अवकलन करते हैं। तो 1 का अवकलन कितना हो गया 0 प्लस x² का अवकलन कितना हो गया 2x, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अभी वीडियो में मैं समझा तो रहा हूँ तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे नहीं लिख रहा कि d/dx ऐसे कर, ठीक है। अब कितना बहुत बार तुमने कर लिया तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 0 प्लस 2x, ये अब इस वाले का अवकलन हो गया, और इस वाले को ऐसे ही लिख देंगे अंश वाले को, ठीक है ना, हर वाले को इस तरीके से। तो अब हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस x² माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 2x, ठीक है। 1 प्लस x² माइनस 2x, सॉरी 0 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना, ठीक है। 0 की इससे मल्टीप्लाई होगी ये तो हो जाएगा 0। तो अब खाली हमारा आंसर आ जाएगा -2x बटे ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने भागफल विधि से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं थोड़ा सा एक वैकल्पिक विधि 1/, वाले में जब जो क्वेश्चन होते हैं ना सीधा उसका अगर निकाल रहा हूँ तो वैकल्पिक विधि भी मैं बता देता हूँ। अभी हमने क्या किया था कि हमारा dy/dx 1 ये था ना, तो वैकल्पिक विधि में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर इसका अवकलन तुम डायरेक्ट किसी दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो वो कर सकते हो। वो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका कि मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था ना, तुम्हें याद होगा, मतलब इसको एज ए फार्मूला तुम्हें मैंने बोला था कि लर्न करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या मैंने बोला था 1/x का जो अवकलन है उसको तुम लर्न कर सकते हो कि वो होता है -1/x²। ये फार्मूले एज ए फार्मूला भी मैंने तुम्हें बताया था कि 1/x का, जैसे मैंने तुम्हें वर्गमूल x का फार्मूला बताया था कि 1/2 वर्गमूल x, ऐसे लर्न कर लेना। होते तो सबके सब ये x⁻n से ही आते हैं, ठीक है, x⁻n से आते हैं, लेकिन इनको बार बार उस टाइम पे निकालने से अच्छा है कि इनको लर्न कर लो। और कभी कभी इनके फार्मूले लर्न करने से हमें कुछ चीज़ें, कुछ और आगे की जो चीज़ें होती हैं वो और इजीली हो जाती हैं। जैसे यही क्वेश्चन, अगर तुमने ये फार्मूला अगर याद कर लिया कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है, तो इसको भी तुम ऐसा समझो कि जैसे 1/x ही है,
ठीक है ना। श्रृंखला नियम लगाना एक तरीके से तुम्हें यहाँ पे 1/x का अवकलन कितना होता है, -1/x² होता है ना, मतलब ये तो x माना था तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और साथ में श्रृंखला नियम में हमने क्या पढ़ा, जिस चीज़ को x हम सोचते हैं कि जहाँ पे x होना चाहिए था उसका अवकलन भी होता है गुणा में। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, गुणा में इसका भी अवकलन होगा, 1 का 0, x² का 2x। तो इसमें भी सीधा आंसर एक ही बारी में इसमें निकल गया। तो ये तुम्हारी मर्जी है तुम किस तरीके से करते हो। ये मुझे तुम्हें एक बात खाली समझाना था कि तुम इसको या तो भागफल विधि से बच्चों कर लोगे या फिर इसको तुम सीधा कि 1/x वाले मेथड से भी तुम इसे कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद बच्चों में प्रश्न नंबर 12 करा रहा हूँ मैं। यदि y = cos इनवर्स x तो d2y/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें थोड़ा सा अलग बिल्कुल लग रहा होगा। ठीक है। ठीक है, क्या अलग बात है इसमें, ऐसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं पूछा कि y बराबर दे रखा है cos इनवर्स x तो d2y/dx ज्ञात करो। खाली ऐसे होता तो हम एक बार अवकलन करते फिर एक और बार अवकलन करते, बात ख़त्म। ठीक है। और cos इनवर्स x का अवकलन जो भी फॉर्मूला है वो लगाते, जो आता है उसका भी लगाते हैं। और आंसर किस में आता है, ध्यान से देखो जरा, आंसर आता है x में। ठीक है। जब y का एक बार अवकलन करते, cos इनवर्स x का अवकलन करते तो cos इनवर्स x का अवकलन x में ही आता है, और जो x में आंसर आता है उसका फिर अवकलन करते फिर आंसर x में आता है। क्योंकि पूछा क्या है कि इसको हमें केवल किसके पदों में लाना है, मतलब हमें अवकलन तो चाहिए लेकिन x के पदों में नहीं बल्कि y के पदों में चाहिए। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गया इस वजह से। ठीक है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर y के पदों में बच्चों चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जब दिया है ना y = cos इनवर्स, तो उस केस में हमको बच्चों इसमें ये करना है कि इसको ये जो इन्वर्स है ना इसको हटा के हमें इसे x = cos y के टर्म में इसको लिखना पड़ेगा, तो ही हम y के पदों में से व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे में ही अवकलन शुरू कर देंगे बच्चों तो हमें y के पदों में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट नोट है इसमें, इम्पोर्टेंट बात यही है कि तुम्हें इसका इन्वर्स हटा के, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कैसे लिखते हैं, इन्वर्स उधर जाता है तो इन्वर्स हट जाता है, और इन्वर्स नहीं होता है और दूसरी ओर जाता है तो इन्वर्स लग जाता है। मतलब कॉस उधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स दूसरी साइड जाएगा तो कॉस हो जाएगा। फिलहाल इन्वर्स इधर जा रहा है तो ये cos y हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा x। तो जो हमारी समस्या थी कि हमको y जब हम अवकलन कर रहे थे तो y क्या हो जा रहा था हट जा रहा था, केवल x ही x में आंसर आ रहा था। अब उल्टा होगा, x हट जाएगा और y। अब हम इसका अवकलन कर लेंगे। तो cos y का अवकलन अगर हम करें, ठीक है, अब देखो अब उल्टा होगा। अब y में तो हमारे आंसर आने लगेंगे, ठीक है ना, और x चला जाएगा क्योंकि x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। तो cos y का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, cos y का अवकलन हो जाएगा, हमें पता है cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है ना, cos y का कितना हो जाएगा माइनस साइन y। और साथ में लेकिन ये x नहीं है, यहाँ पे y है, तो y का भी अवकलन होगा। y का अवकलन कितना हो जाएगा dy/dx। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं dy/dx, इसको लिख देते हैं। ठीक है। और x का अवकलन तुम्हें पता ही है कितना हो जाएगा, एक तरीके का अस्पष्ट फलन टाइप का हो गया। ठीक है। ऐसा करने के बाद जैसे ही हमने इसको इधर लाया तो cos y का माइनस साइन y, या तुम्हें पता है कि y वालों में dy/dx लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये y का भी अवकलन होता है दरअसल। ठीक है। श्रृंखला नियम के तहत। तो ये हो गया। तो लगभग हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें तो dy/dx चाहिए और फिर उसका भी अवकलन चाहिए ना, तो हम dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन y उधर चला जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा माइनस साइन y। ठीक है ना। साइन y ये गुणा में था, ये भाग में चला गया। तो बच्चों कितना हो गया यहाँ पे 1 साइन y, सबको पता होगा, माइनस को मैं ऊपर लिख देता हूँ। 1 साइन y कितना होता है, cosec y होता है। व्युत्क्रम सबको आते होंगे सारे के सारे त्रिकोणमितीय के। तो लगभग हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। हमें 2 बार करना है लेकिन, ठीक है। तो एक बार तो हमने निकाल दिया dy/dx और y में आया। अगर हम सीधा करते तो सोचो कि इसका आंसर किस में आना था, x में आना था ना, -1/√1 - x², यही तो होता है cos इनवर्स x का। ठीक है। लेकिन अब हमें y में आंसर मिल गया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक और बार करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना अवकलन होना कैसे इसका।
चलो देखो अब इसका अवकलन, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि पन्ना पलटना ना पड़े। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें जो मेन सबसे चीज़ थी, जो स्टार्टिंग में तुमने जो कॉस इनवर्स को कॉस बनाया ना, वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो तुम इसी में उलझे रह जाओगे। तो अब इसके बाद अवकलन करेंगे बच्चों, तो dy/dx का एक और बार जब हम अवकलन करते हैं तो कितना हो जाता है, और यही हमें चाहिए भी, ठीक है ना, और चाहिए था y में, वही आने भी वाला है। माइनस हो गया, माइनस तो माइनस ही रहेगा, कुल मिला के अवकलन करेंगे हम cosec y का। तो बच्चों cosec का तुम्हें समाकलन तो आता ही है, ठीक है। cosec x का समाकलन क्या होता है, sec x का क्या होता था, sec x tan x होता है। ऐसी cosec x का क्या होता है, cosec x cot x होता है ना, ठीक है। ये तो लर्न तो किए होंगे सारे के सारे, जो 6 तुमने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक है, उन 6 के समाकलन सबको लर्न होंगे। तो cosec x का हमने पढ़ा था cosec x इंटू cot x, ठीक है। जैसे sec x था, sec x tan x था, तो इसका होता था cosec, लेकिन यहाँ पे x नहीं, ध्यान रखना y है, तो कितना हो जाएगा cosec y cot y, ठीक है। होता था वैसे cosec x cot x, तो cosec y cot y, लेकिन अभी क्या चीज़ है यहाँ पे, हमने जब अवकलन किया यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या y है, तो इसका मतलब है फिर से यहाँ पे अवकलन होगा। इसका मतलब हम क्या लिखते हैं फिर dy/dx। इस चीज़ को मत भूलना, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से रखना, ये गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तुम बोलोगे एक और बार अवकलन करते हैं, cosec y का cosec y cot y हो गया, हमारा आंसर आ गया, तुरंत छोड़ के चले गए, बस कि हो गया, बस हमारा आंसर आ गया, y में ही तो चाहिए था, ठीक है। क्या गलती हो गई, फिर गलती ये हो गई कि हमने y का नहीं किया अवकलन, तो y का भी होता है अवकलन, या जब भी y होता है तो dy/, हम तो जो अवकलन कर रहे हैं ना x के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि, तो dy/dx भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये जैसे ही आएगा, लेकिन हमें चाहिए आंसर y में ना, तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू रख दो अभी ये यहाँ यहीं पे तो है इसकी वैल्यू, dy/dx इतना ही तो है, माइनस cosec y, तो वो यहाँ पे लिख दो, माइनस cosec y cot y इंटू, अब dy/dx की वैल्यू पुट कर दो, dy/dx की वैल्यू यही तो है, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितना हो जाएगा माइनस cosec y, ठीक है। बस हमारा आंसर आ गया। इनको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cosec y गुणा cosec y कितना हो जाएगा बच्चों, cosec स्क्वायर y, और ये cot y। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर y में आ चुका है। तो इसको बहुत ध्यान से इसको समझ के इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा सा ये देखो, यदि y = दे रखा है और दर्शाइए इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो तुम्हें सिंपल लग रहा होगा कि ये वही वाला क्वेश्चन है कि जो बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी मैंने 2 तरीके से तुम्हें बताया था ना बच्चों की, एक तो मैंने बताया था कि y तुम्हें दे रखा है, देखो इस बार क्वेश्चन ही में ही लैंग्वेज चेंज करके दे रखी है, देखो y1 भी लिखा, y2 जो मैं तुम्हें बता रहा था कि लिखने में भी आसानी होती है हमें, इस बार क्वेश्चन में ही है। तो समझ लेना y1 का मतलब है dy/dx, और बच्चों y2 का मतलब है d2y/dx²। तो ये समझ लेना कि एक बार अवकलन है, 2 बार अवकलन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये मैंने नहीं लिखा इस बार, ठीक है। तो क्या करते थे, नॉर्मल जो हमारा मेथड था बच्चों वो ये था कि हम एक बार इसका अवकलन करते थे, y1 वो हम यहाँ पे रखेंगे, एक दूसरी बार भी जब हम करेंगे वो भी यहाँ पे, और y की वैल्यू भी, तो कुल मिला के y की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो बच्चों वो मेथड तो बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर ही सकते हैं, ठीक है। वो वाला मेथड अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला था कि उस वाले मेथड में दिक्कत कब आती है, जब बटे वाली बात आती है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे क्या बटे तो नहीं आ रहा, देखो जब हम एक बार अवकलन करेंगे तो ये क्या है, cos log x, ये कैसा संयुक्त फलन है, फलन के अंदर फलन, तो cos log x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन log x हो जाएगा, और फिर log x का आएगा तो 1/x आएगा बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे भी 1/x। तो इसका मतलब हम जब एक बार करेंगे तो बच्चों नीचे में बटे में x आ जाएगा, इसके भी और इसके भी, जब बटे में x आ जाएगा तो सोचो जब हम दूसरी बार अवकलन करेंगे तो हमें कितनी परेशानी होगी कि x का वर्ग और उसके बाद इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो फिर से वो बटे वाली प्रॉब्लम क्योंकि आ गई है, तो इसलिए इस पे भी मैं यही सलाह दूंगा कि इसको बिना तुम इस तरीके से कि वैल्यू पुट करके, बल्कि इसी को सॉल्व करते रहो और थोड़ी देर में, और जो बटे वाली चीज़ें हैं उनको इधर की साइड हटा के, मतलब वो बटे वाली प्रॉब्लम से को हटा के उसके बाद तब आगे अवकलन करते जाओ, तो तुम्हें ये आंसर लास्ट में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम इसको इसी तरीके से, मैं इसको करके तुम्हें समझा देता हूँ इसको। तो बच्चों से अगर हम दूसरे मेथड से अगर हम देखें करके, तो अब देखो ये कितने ईजीली यहाँ से और यहीं पे आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, y = जो दे रखा है
इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स और 1/x। तो इस तरीके से हमने अवकलन किया। तो अब जो हमें दिक्कत आने वाली थी कि हम दोबारा अवकलन करेंगे तो ये बटे में एक्स और बटे में एक्स है, उससे परेशानी होगी। तो हम क्या करते हैं, ये बटे में एक्स मतलब दोनों के ही एक्स है, तो इस एक्स को हम कहाँ ले जा लेते हैं, इधर ले जा लेते हैं, x/1। तो अब ये एक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, एक्स यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम एक तरीके से एक्स आ गया ना, वो एक्स यहाँ लेके आए, ये आ गया। अब हम अवकलन करेंगे क्यों, बटे वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो अब हम पुनः एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा, y2, y1 का y2 होता है, और दूसरा y1 गुणा पहले x का अवकलन 1 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी अवकलन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, साइन लॉग एक्स। फिर से हमें नीचे x मिलेगा, देखो जब हम दोबारा से भी अवकलन करेंगे बटे में और इसके भी बटे में, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पे भी x है, एलसीएम x आएगा, तो इस x को भी हम फिर से इधर ले जा लेंगे। इधर जब गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और यहाँ पे xy1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लगभग हमारा क्वेश्चन लगभग इसमें सॉल्व हो ही गया, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ये भी है, ये भी है, ठीक है, बस y है इसके अलावा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को बच्चों को इधर ले जाएंगे, जब तो माइनस है और ये भी माइनस है ना, तो +3 cos log x और +4 sin log x = 0, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू बच्चों, ये y की वैल्यू सबसे शुरू में दे रखा है, y = 3 cos log x +4 sin log x, ये तो इसकी जगह पर हम y रख देंगे। तो ये बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो गया। तो तुम अगर उस दूसरे मेथड से करने लगे ना कि हम वैल्यू पुट करके वहाँ पे रखते जाएंगे, तो ये क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट जो है मैं क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 भी थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ा इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि e⁻y x + 1 = 1, अभी तक हर क्वेश्चन में लगभग ऐसे दे रखा था, यदि y बराबर इतना, यदि y बराबर इतना, यदि y बराबर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें e⁻y × x + y = 1 इस दूसरे ही तरीके से लिखा है, ठीक है ना। अस्पष्ट रूप से इसको लिखा हुआ है, अस्पष्ट फलन है एक तरीके से। तो कहा गया है कि दर्शाइए कि ये और d2y/dx² क्या है, dy/dx का होल स्क्वायर। ये दोनों अलग चीज़ें तुम्हें पता चल रहा होगा। ये तो वो है कि हम 2 बार अवकलन किया है, ये वो है ये अवकलन एक ही बार हुआ है, बस उसका होल स्क्वायर हो रखा, ठीक है, dy/dx का होल स्क्वायर। इनको एक जैसा मत समझना, ठीक है। तो तुम्हें ये लाना है इसमें। तो बच्चों इसमें क्या है, लेकिन क्योंकि ये अस्पष्ट फलन है तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला नहीं है क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान सा ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, करने पर। तो हम करेंगे अवकलन, तो क्या होगा बच्चों, अवकलन कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये वाला फलन को क्या मान लेना, सेकंड फंक्शन मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन e⁻y गुणा सेकंड का अवकलन, तो x का अवकलन कितना होता है, 1 धन 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है +x + 1 दूसरा फलन गुणा सेकंड का अवकलन। तो e⁻y का अवकलन कितना होता है, e⁻y ही होता है ना, लेकिन साथ में क्योंकि x नहीं है ना, y है, तो y का अवकलन कितना होता है, dy/dx भी होता है। तो हम यहाँ पे dy/dx भी लिख लेते हैं, dy/dx, और बराबर 1 का अवकलन कितना होता है बच्चों, 0। अब इसमें जो मेन बात है, जो ठीक है ना, जो पॉइंट मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है, यही है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को तुम नोट करना, जो मैं अगले वाले में करना है, इसको नोट करना कि अब क्या होने जा रहा है। अब ये होने जा रहा है कि जो ये वैल्यू है, ठीक है ना, x + 1 e⁻y, ठीक है, ये वैल्यू तुम ध्यान से देखोगे, e⁻y × x + 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तुम ये भी, मैं अगर इसको समीकरण 1 मान देता हूँ, ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं समीकरण 1 से x e⁻y × x + 1 बराबर कितना है, 1, ठीक है, बराबर 1 है। तो ये वाली वैल्यू का तुम्हें ध्यान रखना है, इस वैल्यू को तुमने वैल्यू पुट कर देनी। फिलहाल इसको लिखते हैं e⁻y × 1, तो कितना हो जाएगा, e⁻y हो जाएगा, प्लस ये चीज़ जो मैंने तुम्हें बताया था 1 × dy/dx = 0। तो आया समझ में, ये तो आखिर इसको सॉल्व करके लिखा, लेकिन ये आ गया समझ में, इसकी वैल्यू 1 रखनी है, यही मेन है इसमें। इतना तुमने कर दिया तो समझ लो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, बस। तो अब तुम dy/dx की वैल्यू निकाल लो, e⁻y उधर चला जाएगा ना, तो dy/dx = उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अभी यहाँ प्लस का, ऐसे में उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो गया, ठीक है।
तो हमें देखेंगे तो हमारी जो दाईं तरफ दायां वाला पक्ष है उसका dy/dx जो था ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें d2y/dx² भी निकालना है। फिर हम वो इधर उधर रख देंगे और वैल्यू हम मतलब इसको प्रूफ कर देंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हम इसके बाद एक और पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। पुनः करो तो इसके बाद क्या हो जाएगा, d2y/dx² बराबर माइनस e की घात y का कितना हो जाएगा, माइनस का तो माइनस ही रहेगा। e की घात y का अवकलन कितना होता है बच्चों, e की घात y। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल भी ध्यान से हटना नहीं चाहिए ये बात, जब भी y होता है तो साथ में क्या आता है, dy/dx भी आता है, ठीक है। और अभी तुम्हें dy/dx की क्या वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है dy/dx की वैल्यू। ऐसा ही कुछ हमें पिछले एक क्वेश्चन में भी किया था ना, cosec y वाला जो था। तो अब dy/dx की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस e की घात y गुणा माइनस e की घात y, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये आ गया। या तुम इस क्वेश्चन को और मतलब यहीं पे अगर सॉल्व कर देना चाहते हो, यही चीज़ ला देना चाहते हो, तुम एक ऐसा भी काम कर सकते हो कि इसकी वैल्यू ना रख के तुम क्यों ना इसकी वैल्यू रख दो, बल्कि ऐसा मत करो यहीं पे। मतलब ये तो मैथ के क्वेश्चन है, ये तो 100 तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्यों ना हम यहीं पर आंसर ला दें, क्या हम dy/dx की वैल्यू ये मत रखो, बल्कि माइनस e की घात जो y है ना, इसकी वैल्यू कितनी रख दो, dy/dx रख दो। तो यहाँ से हमारा आंसर ना यहीं पे ही आ जाएगा बच्चों। फिर ये देखो dy/dx हो गया, ठीक है ना। यही तो थी ये वैल्यू dy/dx, ये वैल्यू, ठीक है ना। dy/dx है ना, ये भी dy/dx। ये मैंने इसलिए किया ताकि हम सीधा ही आंसर ला दें, ये जो लाना चाहते थे। देखो प्रूफ हो गया ना। तो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं था, ये छोटा सा ही था, बस ये थोड़ा सा कुछ चीज़ों का तुम्हें इसमें ध्यान रखना। तो ये dy/dx का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है उदाहरण द क्वेश्चन 17, ठीक है। यदि y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए, इस तरीके से दर्शाना। तो बच्चों ये भी वही वाला क्वेश्चन है कि एक या तो ये है कि हम 2 बार इसका अवकलन करें और यहाँ पे वैल्यू पुट करके और दाएं पक्ष के बराबर ला दें। लेकिन इसमें दिक्कत होने वाली है, क्यों दिक्कत होने वाली है, जब हम एक बार इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि संयुक्त तो फलन है, ठीक है। तो एक बार हम इसका अवकलन करेंगे तो 2 × tan इनवर्स x आएगा। फिर tan इनवर्स x का अवकलन जब होगा ना तो 1/1 + x² आएगा। तो आगे ना बट्टे में आने का मतलब है वो भी बट्टे में 1 + x² आ रहा है। तो अगली बार अवकलन कितना कठिन हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी तरीका वही है बच्चों, इसको ऐसे नहीं करना है कि एक बार अवकलन 2 बार अवकलन करके यहाँ वैल्यू रखनी है। इसको भी डायरेक्ट एक बार करना शुरू करना है और तुरंत इसके बाद ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत टफ नहीं है, ये आसान है, तुम कर सकते थे। देखो तुम भी देख रहे होंगे इसका आंसर कितनी जल्दी यहीं पे इसका आंसर इस मेथड से आ गया है। तो इस चीज़ का बच्चों एग्जाम में ध्यान रखना कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो दे रखा y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो तुम्हें क्या करना है, जब अवकलन करोगे तो y1 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, x² का अवकलन कितना होता है 2x ना, तो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का भी अवकलन होगा, श्रृंखला नियम 1 + x², ठीक है। अब ये बट्टे वाली तो प्रॉब्लम थी हमें, हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो कितनी परेशानी होती, तो इसलिए 1 + x² को हम पहले उधर ले जा देंगे गुणा में। जैसे ही गुणा में ले गए अब हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख भी दो पुनः अवकलन करने पर, ठीक है ना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः अवकलन जब हम करेंगे तो पहला फलन गुणा दूसरा फलन, पहले फलन गुणा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा हम ऐसे ही लिख देंगे y1 का अवकलन y2, ठीक है। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² होता है। फिर जो ये बटे में इसको इधर क्या ले जाएंगे, गुणा में जैसे ही हम ले जाएंगे ना 1 + x² की बच्चों गुणा 1 + x² से करेंगे तो 1 + x² का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 + x² की गुणा इससे करेंगे 2xy से, तो ये आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है दरअसल। तो ये इतना आसान क्वेश्चन मतलब ये बन गया। तो बच्चों अब जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है वो सभी घर से करेंगे। लगभग टफ क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए। तो लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुम बता दोगे मुझे, तो मैं उनका सॉल्यूशन भेज दूँगा।